हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कल कहा था कि हम लोग आज चालुक्यों के बारे में देखेंगे। और आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, चालुक्य वंश। इस वंश की जो बात करें ना, तो ये जो चालुक्य थे वो इतिहास में 3 चालुक्य पढ़ने होंगे। एक आपका हो जाएगा कल्याणी के चालुक्य, दूसरे हो जाएंगे वातापी या फिर बादामी के चालुक्य, और जो तीसरे और अंतिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वेंगी के चालुक्य। और इस क्लास के जस्ट बाद आपको जो हिमांशु सर प्रैक्टिस सेट करवाते थे, तो हिमांशु सर तो अभी थोड़ा सा बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो उनकी जगह आपके विजय सर क्लास लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी मांझी हैं, या तो तोड़ देंगे तभी छोड़ेंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर चालुक्य वंश की बात की जाए, किसकी बात की जाए, चालुक्य वंश की, तो इसके पहले हमने जो 2 वंश पढ़े, एक तो आपका राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट से के ही सामंत थे ये लोग। कौन? चालुक्य लोग। तो भैया जो इसका अंतिम शासक था राष्ट्रकूट का, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था वो था कर्कद्युति। और कर्कद्युति को हरा करके, और हराया किसने? तैलपद्युति ने एक नए वंश की स्थापना की, जो कि चालुक्य कहलाए। कहाँ के? कल्याणी के। ये था आपका चालुक्य वंश का सृजन। तो सृजन कैसे हुआ? राष्ट्रकूटों के पतन से चालुक्यों का सृजन हुआ। अब अगर आपको याद हो, तो जो राष्ट्रकूट वंश था, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। और एक क्वेश्चन और भी था, इसकी राजधानी थी इसकी मान्यखेत, या फिर इसे ही आप मनकिर भी कह सकते हैं। और इसी वंश का जो अंतिम शासक था कर्कद्युति, जिसको हराया किसने? आपके तैलपद्युति ने, और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम पड़ा आपका चालुक्य वंश। क्या नाम पड़ा? चालुक्य। कहाँ के चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य। तो अब हम लोग डिटेल में एक एक करके चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर चालुक्यों की बात की जाए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 3 भागों में डिवाइडेड थे। एक कल्याणी के, दूसरे हो जाएंगे आपके वातापी के, और तीसरे हो जाएंगे आपके वेंगी। ये दोनों तो आपके कहाँ थे? कर्नाटका में थे। जबकि ये वाले आपके जो पढ़ते हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश में पढ़ते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। कौन? वातापी या फिर बादामी भी आप कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इनके फाउंडर्स की, कि इनके फाउंडर्स कौन कौन हुए, तो जो आपकी कल्याणी के चालुक्य थे, उनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? इनके फाउंडर आपके हो जाएंगे तैलपद्युति। और किसको हराया था इन्होंने? कर्कद्युति को, जो कि
राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था और उसे हराकर एक नए वंश की स्थापना की। आपको भी इस बार अपनी जो अंदर की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को हरा करके सिलेक्शन लेना है। कभी कभी एक अंदर से डीमोटिवेशन आता है, हर इंसान के जीवन में आता है कि आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, नहीं आता कुछ समझ। और वही समय होता है कि जब कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप बिखरने वालों में से हैं कि निखरने वालों में से हैं। तो कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना किसने की भैया? तैलप द्वितीय ने। अब दूसरे वाले जो चालुक्य थे आपके वातापी या बादामी, इनके फाउंडर भी, इनके फाउंडर आप सब के हो जाएंगे जय, जिनके नाम में ही जय है, तो उन्हें तो जय मिलनी ही थी। तो कौन? जय सिंह। अब ये जो तीसरा वाला है आपका वेंगी, इनके जो फाउंडर थे वो आपके हो जाएंगे विष्णुवर्धन। कौन हो जाएंगे? विष्णुवर्धन। आपने तीनों चालुक्यों को देख लिया। कल्याणी के चालुक्यों का फाउंडर तैलप द्वितीय, वातापी या बादामी के चालुक्यों का फाउंडर आपके हो जाएंगे जय सिंह, और वेंगी के चालुक्यों के फाउंडर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे विष्णुवर्धन। अब ये कहां पर थे? तो ये तो भैया था आपका कर्नाटका में। अब ये था बीजापुर। वातापी और बादामी कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है बीजापुर के निकट। और जो ये वेंगी वाले थे भैया, ये आपके पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो आप दोनों चीजें समझ गए होंगे। और ये थोड़ा सा डिफरेंट था। कहाँ पे था ये? आंध्र प्रदेश। ये इसी की ही एक शाखा थी। जब मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा तब हम लोग चर्चा इस चीज की करने वाले हैं। अब चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं कल्याणी की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। अब जो कल्याणी के चालुक्य थे, तो आप अभी तक ये तो समझ ही गए होंगे कि एक चिलगोजा था जिसका नाम था तैलप द्वितीय, और तैलप द्वितीय ने ही इस वंश की स्थापना की थी। और किसको हरा के की थी? आपके, तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल आराम से पढ़ेंगे क्योंकि हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कि एकदम सॉलिड। तो कल्याणी के जो चालुक्य थे, इनके जो फाउंडर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके तैलप द्वितीय। अब तैलप द्वितीय ने किस वंश के समापन के साथ इस वंश का शुरू हुआ, या फिर तैलप द्वितीय ने किसको हराया? तो तैलप द्वितीय ने हराया था आपके किसको? कर्क द्वितीय को। और कर्क द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद इसको हरा के आपके तैलप द्वितीय ने क्या किया? इस वंश की स्थापना की। अब आप ये चीज, अब तैलप द्वितीय जो था ना, ये इसने जब स्थापना की तो किसने? आपके तैलप द्वितीय ने। तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तित नहीं की, यानी कि जो कल्याणी के चालुक्य थे, तो कल्याणी राजधानी एक और शासक था जिसका नाम था सोमेश्वर प्रथम, उसने राजधानी परिवर्तित की थी। तो इसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसने कहा कि भैया हमने हराया राष्ट्रकूटों को, तो उन्हीं की जो राजधानी है, यानी कि जो उनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत या फिर मनकिर, तो उसी को हम लोग भी राजधानी रख लेते हैं। तो आपके जो तैलप द्वितीय जी थे, इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखी? मान्यखेत या फिर मनकिर, यानी कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन नहीं किया। अब इनके बाद जो दूसरा शासक होगा वो कौन होगा? आपका सोमेश्वर प्रथम। कौन होगा? सोमेश्वर प्रथम। अब इसे मजा नहीं आई, इसने कहा भैया मजा नहीं आ रही है, कुछ अलग होना चाहिए। बोले हम उन्हीं का क्यों फॉलो करें? जब शासन हमारा, हमने जीता, तो क्यों ना अब हम अपनी अलग से राजधानी बनाएं। तो इन्होंने कहा चलो भैया राजधानी बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मनकिर से राजधानी क्या परिवर्तित कर दी? आपके इन्होंने बनाई भैया कल्याणी।
अब यही एक क्वेश्चन बदलता है कि राजधानी परिवर्तन जो आपके जो ये थे, सॉरी, चालुक्यों में राजधानी परिवर्तन किस शासक ने किया था? तो राजधानी परिवर्तन किसने किया था? आपके सोमेश्वर प्रथम ने की थी, क्योंकि जो उसका फाउंडर था तैलब्दुती, इसने मनकिर को ही अपनी राजधानी बनाए रखा था। जबकि सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी बदली, मनकिर से ये राजधानी ले गया, कहाँ ले गया राजधानी? ये ले गया कल्याणी। अब इसके बाद इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होगा आपका, वो होगा विक्रमादित्य 6। कौन होगा भैया? विक्रमादित्य 6। ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। कौन? विक्रमादित्य 6। और इसके दरबार में दो कवि भी रहते थे। अगर बात की जाए इसकी, तो ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। कौन भैया आपका सबसे प्रतापी शासक है? तो विक्रमादित्य 6 किस वंश का? आपके कल्याणी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक। इसके दरबार में दो कवि भी रहते थे। कौन कवि? एक तो थे आपके बिल्हड़। कौन थे? बिल्हड़। अब बिल्हड़ कलहड़, वही वाले कलहड़, भाई भाई बिल्हड़, क्योंकि वो भी कवि और कलहड़ भी कवि। कलहड़ की पुस्तक का नाम था राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में किस जगह का इतिहास की जानकारी मिलती है? तो राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस चीज को याद रखिएगा। एक तो हो गए बिल्हड़, हो गए आपके कहाँ के? आपके विक्रमादित्य 6 के जो दरबार में कवि थे। और जो दूसरे कवि थे उनका नाम था विज्ञानेश्वर। क्या नाम था? विज्ञानेश्वर। दोनों ही बड़े विद्वान कवि थे। तो बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर। अब इनकी एक एक रचना भी है। तो बिल्हड़ ने कहा भैया कि हम इस राजा के दरबार में रहते हैं तो कुछ लिख देते हैं इसके ऊपर। तो इसने क्या किया? इसकी प्रशंसा में इसके चरित्र के बारे में प्रकाश डालते हो कि इसके विक्रमादित्य की एक बुक लिख दी, विक्रमांक चरित्र। क्या बुक लिख दी भैया? विक्रमांक चरित्र। किसने लिखी? आपके अब बिल्हड़ ने लिखी। तो विज्ञानेश्वर ने भी भैया एक बुक लिखी, लेकिन इसने राजा के ऊपर नहीं लिखी। इसने हिंदू विधि ग्रंथ, यानी कि जो हिंदुओं के विधि विधान है उसके ऊपर एक बुक लिख डाली। किसने? विज्ञानेश्वर ने। अब बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था मिताक्षरा। अब मिताक्षरा बुक कई बार पूछी गई। छत्तीसगढ़ लोअर पीसीएस में भी एक बार एक क्वेश्चन आया था कि मिताक्षरा बुक की रचना किसने की थी? तो इस बार से हर एक मेरा दोस्त बोलेगा कि मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर और आपके विक्रमांक चरित्र की लेखक बिल्हड़ हो जाएंगे। विक्रमांक चरित्र क्या है? इसमें विक्रमादित्य 6 के किसके? विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रभाव डाला गया, यानी कि उससे रिलेटेड उसका वर्णन है किस पे? विक्रमांक चरित्र पे। और मिताक्षरा क्या है? तो मिताक्षरा को हिंदू विधि ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू विधि ग्रंथ, क्योंकि इसमें हिंदुओं की विधि विधान के बारे में इस बुक में लिखा हुआ। किसमें? मिताक्षरा। और ये बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ये जिसके दरबार में रहते थे उसका नाम था विक्रमादित्य 6 नाम था। क्या नाम था भैया? विक्रमादित्य 6 नाम था। बिल्हड़ की रचना का नाम था आपकी, बिल्हड़ ने जिस बुक की रचना की थी उसका नाम था विक्रमांक चरित्र। और विज्ञानेश्वर ने जिसकी रचना की थी उसका नाम था मिताक्षरा, जो कि हिंदू विधि ग्रंथ भी माना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर कल्याणी के जो महानतम शासक थे वो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, इसके बाद जो मैंने आपको बताया था वो थे वातापी या फिर बादामी के चालुक्य। कहाँ के? वातापी या फिर बादामी के चालुक्य। और इनके फाउंडर कौन थे? तो
अगर आपने ध्यान से सुना हो, इनके जो फाउंडर थे आपके, वो थे आपके जय, जिनके नाम में ही जय हो, उन्हें कौन हरा सकता भैया। तो इन्होंने इनके एक वंश की स्थापना की, वातापी या बादामी के चालुक्य, जिनका क्या नाम था आपका, जिनका नाम था जय सिंह। अब जय सिंह ने इस वंश में ज़्यादा कुछ है नहीं, वातापी वंश के जो फाउंडर थे आपको इतना समझा है, जय सिंह थे। इसकी राजधानी, अब बात की जाए कैपिटल की, तो इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बादामी। क्या हो जाएगी, बादामी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, क्वेश्चन तो बनेगा ना, तो इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था भैया उसका, पुलकेशिन द्वितीय। अब इससे आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, पुलकेशिन द्वितीय से याद आ रहा है, इसने किसी शासक को हराया था। जब हमने वर्धन वंश पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्धन वंश में एक शासक था जिसके दरबार में वेनसोंग आया था। तो वेनसोंग किसके दरबार में आया था, और वेनसोंग दरबार में आया था हर्षवर्धन के। और वेनसोंग भारत कब आया था, 30 में आया था, गया कब, 45 में वापस किया। कहाँ का यात्री था, चीनी यात्री था। उसका यात्रा वृत्तांत सियूकी था। उसे क्या कहा गया, यात्रियों का राजकुमार कहा गया। और उसने हर्षवर्धन को भी उपाधि दी थी एक ठो, तो उसने जो हर्षवर्धन को उपाधि दी थी उसका नाम था शिलादित्य। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने वर्धन वंश के एक शासक था जो कि काफी प्रतापी शासक हुआ उस वंश का, जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। और कहाँ पर हराया था भैया, नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पर, नर्मदा नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, और इसमें ये क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय की हार हुई। अब पुलकेशिन द्वितीय तो भैया आपके किस वंश का, चालुक्य वंश का। और इसने हराया किसको, वर्धन वंश के हर्षवर्धन को। और हराया कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर। अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती, और हम क्यों माने कि हराया था, कहाँ लिखा क्यों माना, कुछ तो लिखा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा तो होता नहीं था कि हमने कहा और आपने मान लिए, उसके कुछ लिखित प्रमाण होते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इससे रिलेटेड एक अभिलेख भी मैंने आपको बताया था, जिसका नाम था एहोल अभिलेख। अगर शायद मन हो तो हल्का हल्का आपको याद आ रहा होगा कि ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने तो बताया ही था। तो एहोल अभिलेख में ये भैया, तो इसका जो स्रोत हो जाएगा कि हर्षवर्धन को हराया था, वो क्या हो जाएगा, एहोल अभिलेख हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि एहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे, इसको लिखा किसने था। तो इसके जो रचनाकार थे, यानी कि जो लेखक थे किसके, एहोल अभिलेख के, तो वो हो जाएंगे आपके रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति एहोल अभिलेख के अब मान लीजिए जैसे इसने पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया तो ये बहुत खुश हुआ, इसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। तो इसने एक उपाधि धारण की, और उस उपाधि का क्या नाम था, तो जब इसने हर्षवर्धन को हराया तो इसने एक उपाधि धारण की, परमेश्वर। तो एक क्वेश्चन बढ़ता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराकर आपके ये उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बहुत सा प्यारा सा और आता है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था। तो जब मैं आपको पल्लव वंश पढ़ा रहा था तो पल्लव वंश के एक शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। किसने, पल्लव वंश का शासक। तो यहीं से क्वेश्चन और को रिलेट हम लोग करेंगे कि इसको भैया किसने हराया, क्योंकि इसने मान लीजिए एक बार थोड़ा साइड कर देते हैं इसको, पुलकेशिन द्वितीय को भी तो किसने हराया होगा, इसने तो भैया हराया किसको, हर्षवर्धन को। तो एक पल्लव वंश का शासक था, किसका भैया, पल्लव वंश का। और पल्लव वंश का अगर संस्थापक सिंह विष्णु, कौन था, सिंह और विष्णु। और राजधानी की बात की जाए तो इसकी कैपिटल जो थी वो थी कांचीपुरम।
क्या थी? कांचीपुरम थी। आप इस चीज को समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे कि पल्लव वंश का जो शासक था उसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम को किसने कहा कि हर शेर का एक सवा शेर होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया किसको? हर्षवर्धन को। जानकारी मिली एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति। और जब हराया तो बहुत खुश हुआ, इसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। तो इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब ये जब खुश हुआ तो अभी इसको भी हराया किसने? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांचीपुरम। अब जब इसने हराया तो इसने भी एक उपाधि धारण की। इसने भैया क्यों? अब ये वातापी के चालुक्य थे तो इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी वातापी कोंड। क्या नाम था उस उपाधि का जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। उसका नाम था वातापी कोंड। तो आप समझ गए होंगे कि हर्षवर्धन को हराया तो परमेश्वर की उपाधि खुद पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की। लेकिन जब वो हार गया और हारा किससे? नरसिंह वर्मन प्रथम से, तो उसने भी उसको हराने की खुशी में एक उपाधि धारण की वातापी कोंड, क्योंकि ये लोग वातापी वंश के ही थे। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग अगले आगे मूव करेंगे, क्योंकि आपने चालुक्य दो देखे। एक तो आपने कल्याणी की चालुक्य देख लिए, दूसरे वातापी के चालुक्य। और एक चीज यहाँ पर रही जा रही थी कि जो वातापी के चालुक्य थे ये कहाँ पर पड़ते थे भैया? तो ये बीजापुर के निकट थे। कहाँ पर थे? बीजापुर के निकट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कहाँ? बीजापुर के निकट। आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो अगले चालुक्य थे वो थे वेंगी वाले। कहाँ के थे भैया? और वेंगी के। अब वेंगी के जो चालुक्य थे, अब इनका जो संस्थापक था, तो मैंने आपको क्या बताया था, इनके जो फाउंडर थे वो थे विष्णुवर्धन। क्या थे भैया? विष्णुवर्धन। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि देखिए उस टाइम पे जो भारत का हिस्सा था वो ऐसा था थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश में, एपी यानी आंध्र प्रदेश, इस हिस्से में एक जगह पड़ती है वेंगी। तो चालुक्यों ने एक शाखा यहाँ पर स्थापित की। कहाँ पर? वेंगी में। तो जब वेंगी में किसने स्थापित की थी? आपके विष्णुवर्धन ने। तो विष्णुवर्धन ने एक वातापी या बादामी जो वंश था उसी की एक शाखा यहाँ पर वेंगी में स्थापित की। वेंगी पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। तो भैया एक नया वंश स्टार्ट हो गया यहाँ से, वेंगी के चालुक्य। और ये विष्णुवर्धन जो कोई और नहीं था भैया, ये भाई भाई थे। किसका भाई था? पुलकेशिन द्वितीय का ही भाई था। किसका भाई था? पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। मतलब आपस में ही थे। उन्होंने कहा भैया आप वहां कर लीजिए, हम एक नई शाखा बनाए ले रहे हैं और हम खुद किसी वंश के फाउंडर बनना चाहते हैं, आप ऐसे करे रहिए। तो उसने क्या किया? विष्णुवर्धन ने एक नया वंश बना लिया जिसे कहा गया वेंगी के चालुक्य। और इसका जो फाउंडर हुआ वो हुआ आपका विष्णुवर्धन। अगर इस की बात की जाए आपके वेंगी के चालुक्यों की, तो इसका जो सबसे प्रतापी शासक होता है वो हो जाता है विक्रमादित्य तृतीय। किसका? आपके वेंगी के चालुक्य का जो सबसे प्रतापी शासक होता है वो हो जाता है आपका विक्रमादित्य तृतीय। तो कई बार क्वेश्चन पूछा कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विक्रमादित्य तृतीय। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो इस समय क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आधुनिक भारत से, क्योंकि जो आज आधुनिक हिस्ट्री है उसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसीलिए इस पार्ट को कोई पढ़ता ही नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे ये चालुक्य वंश हो गए, दक्षिण भारत के राजवंश होंगे, इनको बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इनको जितने भी मेरे दोस्त हैं सब लोग क्या करते हैं? स्किप कर जाते हैं वो लोग। और फिर यही होता है कि जब मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन जीएस का आ रहा है तो लोग सिर्फ 10 हल कर पाते हैं, क्योंकि आपने आधे टॉपिक जब छोड़ दिए हैं तो आधे मार्क्स ही तो आपके आएंगे।
जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से आपके आएंगे? पढ़ा होता आपने तो आपको आते, और जब नहीं पढ़ा तो भैया कहाँ से आएंगे? तो लोग कहते हैं कि भैया मेरे नंबर नहीं आ रहे। नहीं आएंगे ना। जब आप आधा कंटेंट पढ़ेंगे तो आधी चीजें ही आपको आएंगी। तो जो लोग इसको इंटरेस्टिंग नहीं समझ रहे कि हाँ एग्जाम इंटरेस्टिंग थोड़े ना कुछ होता है। अब आप यहाँ पे मूवी देखने तो आए नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ मार बाहुबली चल रही है, बाहुबली नहीं चल रही ना। इतना आसान होता तो हर आदमी पढ़ाई कर रहा होता। कोई बच्चा सरकारी नौकरी के लिए ऐसा होता ही नहीं जिसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, सब कोई सरकारी नौकरी में चला जाता। इतना आसान नहीं है। भीड़ में से अगर आपको अलग चलना है तो भीड़ में से अलग कुछ क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए, कुछ स्पेशल चीजें भी तो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आप भीड़ से अलग होंगे। नहीं तो दुनिया चल ही रही है, आप भी 1 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं भी 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, मेरा बगल वाला भी 1 घंटा पढ़ रहा है, क्या अंतर? 3 के 3 थोड़े ना हो जाएंगे। वो कुछ जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा कि वो ढेर सारी चीजें अटेम्प्ट करेगा, जो चीज इंटरेस्टिंग नहीं वो। अभी इसके बाद जब मैं मुगल इतिहास पढ़ूंगा तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, आप बड़े खिलजी वंश पढ़ेंगे, मुगल वंश पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, बड़ा मजा आ रहा है भैया। लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, उसका रीजन क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। आपके माइंड में चीज बैठ चुकी है कि एग्जाम में नहीं आता, और यहीं आपके आधे से ज्यादा नंबर कट जाते हैं। चलिए ठीक है, छोड़िए, लेकिन आपको हर चीज कवर करके चलनी है। तो आप समझ गए होंगे वेंगी वंश के जो फाउंडर थे कौन से थे, वो आपके हो जाएंगे विष्णुवर्धन। अब यहीं पर एक बात आती है कि वातापी का एक सामंत था, इसका एक सामंत हुआ भिल्लम। क्या नाम था उसका? भिल्लम। और ये किसका भैया आपका सामंत था? वातापी वंश का था। तो इसने भैया क्या किया, इसने माइंड दौड़ाया अपना, कब तक सामंत बने रहेंगे, राजा भी तो बनना है। तो इसने कहा चलो ठीक है, तो इसने इसके शासक को हराया और क्या किया, एक नया वंश स्थापित किया, यादव वंश। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि यादव वंश के फाउंडर कौन है, तो अब कोई गलती नहीं करेगा। यादव वंश के फाउंडर भिल्लम। अब भिल्लम किसके संबंध थे? तो चालुक्यों के संबंध थे। अब इसका जो अंतिम शासक था, किसका? आपकी यादव वंश का, वो था रामचंद्र। क्या नाम था? रामचंद्र। अब यहीं से देखिए थोड़ा सा हम लोग, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आता है कि अगर आपने खिलजी वंश कभी पढ़ा हो, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, वहां पर एक शासक था, उस वंश का सबसे फेमस शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, और उसका एक सेनापति भी था 1000 दिनारी मलिक काफूर, जिसको कहते हैं, आप पकड़ गए हैं बिल्कुल सही। तो उसको मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी था और दास भी था। तो उसको देवगिरी फतेह करने के लिए भेजा था, क्योंकि जो इसकी राजधानी थी, कैपिटल, वो थी आपकी देवगिरी। यानी कि देवगिरी जब उस समय फतेह करने वो आया था, तो उस समय यहाँ पर देवगिरी में किस वंश का शासन था? तो यादव वंश का शासन था। और कई बार जब डीपली एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता तो ये क्वेश्चन उठाता है कि जब मालिक काफूर आपका दक्षिण विजय के लिए गया, क्योंकि दक्षिण भारत के राजवंश आप पढ़ रहे थे, तो दक्षिण विजय में जब देवगिरी पहुंचा तो वहां किस वंश का शासक था? तो वहां पर यादव वंश का शासक था। तो रामचंद्र को भैया ये हरा देता है, कौन? मलिक काफूर। और मलिक काफूर इसको हरा करके क्या करता है? इस वंश का अंत कर देता है। और इस वंश का अंत करके तो मलिक काफूर दक्षिण विजय के लिए जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर निकल आया कि मलिक काफूर किसके दरबार में सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सेनापति था। इसके कई अन्य नाम भी हैं। किसके? आपके मलिक काफूर को। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको उसने 1000 दिनार में खरीदा था, और जो कि उसकी 1000 दिनारें उसके लिए बड़ी मूल्यवान रही, क्योंकि यही कुछ चीजें होती है हम लोग कभी कभी मौके को ग्रैब कर लेते हैं। अब जब ये जीडी का जो टाइम चल रहा है, इसमें देखिए 45,000 वैकेंसी जो हुई है, तो जिन्होंने डाल दिया उन्होंने क्या किया? मौका ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। और जब मौका ग्रैब कर लिया तो अब तो भैया कुछ होना ही नहीं है।
जो रह गए सो रह गए। और इस बार 100% जिस बच्चे ने थोड़ी भी मेहनत कर ली ना, मेरे जिस भाई ने थोड़ी भी मेहनत कर ली ना, जीडी में सिलेक्शन उसका हो ही जाना है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आप समझ गए होंगे चालुक्य वंश को 3 भागों में बांटा गया, बादामी, कल्याणी और वेंगी। जो कल्याणी के थे उनके जो संस्थापक थे तैलपदिति। अब तैलपदिति ने किसको हराकर कल्याणी की चालुक्य वंश की स्थापना की थी? तो इसने कर्कद्युति, जो कि आपका किस वंश का अंतिम शासक था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। तो इसने स्थापना की थी किसने? आपके तैलपदिति ने। इसके बाद जो कल्याणी या फिर बादामी के चालुक्य हुए, उनमें जो था उनका जो फाउंडर था वो था आपका जय सिंह, और उसने इस वंश की स्थापना की। और इस वंश का जो सबसे महान सम्राट होता है, कौन होता है वो होता है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किसको हराता है? आपके वो क्या कहते हैं, हर्षवर्धन को हराता है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराता है? तो ये ए होल पुल में होल हुआ तो क्या हुआ? ए होल हुआ। और पुल में होल था तो ए होल अभिलेख में किसकी जानकारी मिली? पुलकेशिन द्वितीय की, यानी कि वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और एहोल अभिलेख के जो लेखक थे वो थे आपके रवि कीर्ति। तो अब जब इसने हराया तो ये खुश हुआ, तो इसने कहा हम ब्रह्मास्त्र, मैं ही ईश्वर हूं। तो इसने एक उपाधि धारण की, क्या? परमेश्वर की उपाधि धारण। अब यहीं पर एक घटना और होती है कि पल्लव वंश का एक शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, वो आपके पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। और जब हरा देता है तो वो भी एक उपाधि धारण करता है, वातापी कौन? क्योंकि ये लोग वातापी को। अब इस वंश का जो समापन करता है वो करता है इनका सामंत भिल्लम, जिसके बाद एक नया वंश आता है। कौन सा वंश? यादव वंश। और यादव वंश का संस्थापक भिल्लम, अंतिम शासक रामचंद्र, और रामचंद्र को हराता है खिलजी का कौन? सेनापति मलिक काफूर। किस खिलजी का? अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि दक्षिण विजय के लिए मेनली जाना जाता है। और जो आपका अंतिम वाले चाणक्य थे वेंगी के, तो आपके पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था विष्णुवर्धन। उसने आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती वेंगी, वहां पर इन्हीं की एक नई शाखा बनाई जो कि वेंगी की चालुक्य समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चालुक्य पूरी डिटेल में समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल ही जाएगी। और अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो हिमांशु सर की क्लास होती है जीडी के लिए वो होगी, और आज से वो क्लास लेने वाले हैं आपके विजय सर। क्योंकि आप जानते हैं कि हिमांशु सर की जो तबीयत है वो थोड़ा सा काफ़ी ख़राब है, तो जल्दी ही रिकवरी होगी। और जैसे रिकवरी होगी तो वो आपके सामने आएंगे। तब तक देखिए, क्योंकि बैच रोका नहीं जा सकता, जीडी इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ को हम लोग भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि 10 जनवरी से एग्ज़ाम है। तो आप लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि कई बच्चों का सपना है जिनका वर्दी, उनके लिए वरदान है इस बार की जीडी। मेरा बड़ा मन था कि मैं क्रैक करूं जीडी, इस बार मेरा हो भी जाता, मुझे बिल्कुल भरोसा था। लेकिन वही गलती हुई कि लास्ट में 5-6 दिन साइड नहीं चली, तो मेरा फॉर्म ही नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, जॉब करना मेरा लक्ष्य भी नहीं था। लेकिन एक होता है ना कि सिलेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा कहने के लिए हो जाता है, क्योंकि ऐसे आप लोग भरोसा भी नहीं करते कि हाँ चल रहा है आता होगी नहीं। तो बट ठीक है। बट अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो बाकी लोग हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। जैसे आपके हिमांशु सर थे, तो पिछली बार जीडी सिलेक्टेड थे, और जीडी छोड़ के समझिए पढ़ाने आते थे। बट थोड़ी जल्दी रिकवरी होगी। उसके अलावा बाकी लोग भी टेट वगैरह ये सब चीज़ें क्वालिफाई हैं। बट अब उनका एक पैसन होता है, हिमांशु सर का एक पैसन है कि वो पढ़ाना है। उनका थोड़ा सा अच्छा हमेशा से रहा कि मुझे पढ़ाना है। तब वो आए, ठीक है, जल्दी जैसे रिकवरी होगी तो वो लोग आप लोगों के साथ आएंगे। और आप लोग तो मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ की क्या औकात कि कटे ना। एक दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़ा लेके एक पूरे पहाड़ को काट डाला। और क्यों काट डाला? अपने हौसले के दम पर। उसे भरोसा था खुद पे कि हाँ मैं कर लूंगा। 20 साल लगे, थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगा। 7-8 दिन कोई रिजल्ट नहीं आता, हम लोग डिमोटिवेट, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग परेशान हो जाते हैं अंदर से, नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। लेकिन वो आदमी 20 साल लगा रहा, और जब तक उसने तोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।